आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। बहुत स्वागत आप सभी का कहानी कुर्सी की देख रहे हैं आप। मैं हूं सौरभ। स्टूडियो में हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, समीर चौगांवकर जी और प्रोफेसर संगीत रागी जी हमारे साथ हैं। दुनिया को संकट में डाला ट्रंप ने और अब खुद ही दावा कर रहे हैं कि देखो मैंने दुनिया को बचा लिया, लेकिन फिलहाल वो परेशान हैं अपने साथी नेतन्याहू से। अब ये ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया, ईरान के साथ डील हो गई, शुक्रवार को उस पर दस्तखत भी हो जाएंगे। वैसे खबर ये है कि इलेक्ट्रॉनिकली साइन हो चुका है उस डील पर, फिजिकली नहीं हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल सिग्नेचर उस पर ट्रंप के और जेडी वैंस के अमेरिका की तरफ से और ईरान की तरफ से स्पीकर गालिबाफ के सिग्नेचर हो चुके हैं। तो ये तो अच्छी खबर है कि चलें डील तो हो गई, लेकिन नेतन्याहू क्या इस डील को मान रहे हैं? उनके बयानों से तो नहीं लग रहा। सारा समा बदल गया है। अब ईरान और अमेरिका दोस्त होने जा रहे हैं और नेतन्याहू कह रहे हैं कि हमको अकेला छोड़ रहे हो। नेतन्याहू का स्टेटमेंट है कि ये डील ट्रंप की डील है, ये फैसला ट्रंप का फैसला है, मेरा नहीं, और हम अपने इंटरेस्ट की चिंता अभी भी करेंगे। बहरहाल अब शुक्रवार को दस्तखत होने इस डील के ऊपर यूरोप पहुंचे हुए ट्रंप। जिनीवा में, स्विट्जरलैंड में इस पर साइनिंग होगी। सवाल यह है कि क्या अब ये पक्का इंतजाम कर रहे हैं ट्रंप, या इसके बाद भी कुछ ऐसा छोड़ दिया है ग्रे एरिया कि फिर से उलझ जाए दुनिया इसी के अंदर? क्योंकि ईरान को अब, जैसा मेहमान भी कल सर कह रहे थे कि उसको तो एक न्यूक्लियर हथियार मिल गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। अगर फिर बात बढ़ेगी तो उसको पता है कि कौन सी नस दबानी है, और परेशान केवल अमेरिका या इजराइल नहीं होंगे, पूरी दुनिया होगी। बल्कि वो तो परेशान हुई, उनको क्या परेशानी हो रही थी इससे। एनीवे, ईरान और अमेरिका ने 14 पॉइंट्स के समझौते पर मन बना लिया है और जंग खत्म करने का दावा भी दोनों तरफ से होने लगा है। ट्रंप ने तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ब्लॉकेड हटाने का ऑर्डर भी जारी कर दिया है, लेकिन बात फंसेगी अगर तो लेबनान के ऊपर, क्योंकि नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हम अपने मिशन पर बढ़ते रहेंगे। ऐसे में क्या डील होकर के भी नो डील वाली सिचुएशन बन सकती है? कागजों पर दस्तखत हो जाएं, जमीन पर क्या बमों का शोर थमेगा? ये सारी बातें मैं आपको ट्रंप की स्टेटमेंट सुनवा रहा हूं। पहले उन्होंने डील पर क्या बताया, साइनिंग पर क्या बताया, और इस एमओयू में क्या क्या है, इसको लेकर के वो क्या कह रहे हैं। जो एक्चुअल ड्राफ्ट है समझौते का, वो कब जारी किया जाएगा, इस पर भी ट्रंप ने बात की है। वो G7 समिट के लिए पहुंचे हुए हैं यूरोप। तो ट्रंप का बयान सुनिए आप पहले। Mr. President, when will the text of the MOU be released? I think pretty soon. I would say, I want it to be released because it's a very powerful document. It's not like the Obama document, which was just a terrible document. This is a very powerful document, and I want it to be released. So probably pretty soon. I would say sometime after Friday, because the strait opens completely. It's open now, but it opens completely. We'll have all the mines knocked out of, for the most part. We have a lot of lanes right now already. Mr. President. So I think sometime in the very near future. Yeah. Very happy to say it's signed. The deal's all signed, and the strait is already partially opened. As you know, they're doing a little hunting for a couple of mines that they've already found, but it's essentially ships are starting to go out now. On Friday, it'll be completely opened. We got along very well with Iran. It's a different set of leaders. As you know, the first set is gone, the second set is gone, and we found the third set to be very smart, strong, very smart, but we ended up making a deal. ट्रंप कह रहे हैं शुक्रवार के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाएगी। अभी भी वो आंशिक तौर पर खुल चुकी है। अब उनसे बात हुई। दो बातें जिन पर अभी कंफ्यूजन है। ईरान ने कहा है कि ये हमको 9 बिलियन 12 बिलियन डॉलर कुछ डील साइन होने से पहले देंगे, जो हमारे 24 बिलियन इन्होंने रोक के रखे हुए, फ्रीज किए हुए हैं। उस पर ट्रंप का जवाब। और लेबनान का सवाल पूछा गया तो ट्रंप ने ये बात ओपनली कही कि हाँ प्रॉब्लम है, ये एक ऐसा इशू है जो बार बार खड़ा हो जाता है, और उन्होंने कहा मैं कोशिश कर रहा हूं कि इस पर भी हम लोग कोई पक्का सोल्यूशन निकाल लें। Hey, sir, are you going to try to attend the signing ceremony on Friday? Well, it depends. JD's coming in for it. He was originally going to do it. I'll probably be gone by then. We're having dinner in a day and a half, right? We're going to be staying quite late. So I may be involved, I may not. But JD was coming in for that specifically.
happening. Mr. President, does the deal involve any sanctions relief for Iran? When would that go into No, it effect? doesn't. Well, they have to. It's really a behavioral thing. If they do what they're supposed to do, that starts taking effect. We do want to see if we can straighten out the Lebanon thing, because it just seems to just never end. And that's a mini version of what we were doing, and it should not be tough. It should not be tough. So Hezbollah, we have to have a little talk with them. अब शुक्रवार के बाद क्या वाकई दुनिया में पूरी तरीके से शांति हो जाएगी? सर सांस ले लें, नहीं लें अभी भी थोड़ी सी? अभी थोड़ी सी रखना चाहिए ना। और नेतन्याहू को भी आप इतना इजी वो मत मानिए ना। बिल्कुल नहीं। इज ए टफ नट। उसको उनको देखकर ये समझना कि वो एकदम कहीं झुक जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो अपनी बात को, लेबनान को लेकर वो लगातार लगे हुए हैं। एक तो वैसे ही वो अपने आप को चीटेड फील कर रहे हैं कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के बीच में ये सब ट्रम्प साहब ने कर लिया और उनको किसी भी तरह से शामिल नहीं किया, एक तरह से बिल्कुल शामिल ही नहीं किया गया। और फिर लेबनान के मामले पर वो अपने आप को अलग कर रहे हैं, तो थोड़ा सा मुश्किल है। जो पहले बात की थी, आपको याद हो कि ट्रम्प साहब ने वो एकॉर्ड की बात हो रही थी कि कुछ देशों को मिलाकर और कुछ काम करेंगे नेतन्याहू साहब को खुश करने के लिए, लेकिन वो बात भी आगे नहीं बढ़ी है अब्राहम एकॉर्ड को लेकर। तो उस पर भी कैसे काम होगा? तो खत्म नहीं होगी, भूल ही। हाँ, तो वही तो कह रहा हूँ। तो वो बात भी होती तो शायद नेतन्याहू उससे आगे कुछ निकल पाता, लेकिन डील को आगे बढ़ाएंगे। नेतन्याहू के लिए भी कोई ना कोई रास्ता मुझे लगता है निकालना ही मैं पड़ेगा। नेतन्याहू वाली बात आपको बताता हूं। पहले तो उन्होंने कहा दिस डील इज ट्रम्प्स डिसीजन। आई रिपीट दैट दिस इज हिज डिसीजन, ही इज लीडिंग इट। ऑन द अदर हैंड आई सेड दैट वी हैव आवर ओन इंटरेस्ट। ये स्टेटमेंट है नेतन्याहू का। इससे भी इंपॉर्टेंट, इजरायली प्रधानमंत्री को कुछ ना कुछ भविष्य में जो है ये दिख रहा है कि एक मौका तो कुछ जो है होगा जिसमें मुझे अपना काम करने की छूट जो है मिलती रहेगी, क्योंकि ईरान की शर्त में लेबनान प्रायोरिटी पर है। केवल बमबारी रोकना नहीं, जितनी जमीन कैप्चर कर ली है अभी पिछले 1 महीने में वो सारी वापस लौटाना, सेनाओं को पीछे ले जाना। और ये नेतन्याहू इसके लिए बिल्कुल मना कर चुके हैं। बल्कि ये सुनिए आप, ये भी वहां जल्द चुनाव होने वाले हैं। ये तो मतलब एक्सटेंशन पर चल रहे हैं, ऐसा समझिए आप। और इजराइल के एक पूर्व प्रधानमंत्री और जो कि माना जा रहा है कि अभी लीड पोजीशन में है चुनाव के बाद, जीतने के बाद प्रधानमंत्री बनने की नंबर में, नफ्ताली बेनेट, ये पहले भी प्रधानमंत्री रह चुके हैं। उनका स्टेटमेंट है आज का, ईरान इजराइल में जल्द रिजीम चेंज होगा, मैं प्रधानमंत्री बनूंगा और मैं ईरान को बता दूं कि मैं उनके लिए एक बुरी मौत जैसा हूं। तो हो भी जाए, मान लीजिए अभी अगला आदमी आएगा, क्या वो सारी बातें मान लेगा? ये सवाल जो है अभी भी बने हुए। जी प्रोफेसर। देखिए, इजराइल कभी पीछे नहीं हटेगा। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि इसलिए, और ट्रंप ने एक ढंग से इजराइल को धोखा दिया है। पहले कहा जा रहा था कि इजराइल के कहने पर ट्रंप यहां पर आए, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ऐसे स्थिति में जब आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि हिजबुल्ला, आप किसके लिए काम कर रहे हैं? ईरान किसके लिए काम कर रहा है लेबनान में? कोई वहां के सिविल रेजिम के लिए तो काम कर नहीं रहा है। इजराइल को मारने के लिए हिजबुल्ला, इजराइल को मारने के लिए हिजबुल्ला पैदा किया गया, और उस हिजबुल्ला को आप पैसे देते हैं, आप उस हिजबुल्ला को शस्त्र देते हैं। अब जाकर के एक इसका एनेक्डोट कर दूं कि मान लेते हैं कि पाकिस्तान के अंदर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, और वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के खिलाफ हम इंडिया बमबारी हमेशा करते रहते हैं। कल आकर के कहे कि कोई ऐसा डील इंडिया को पर आप थोप दें और कहें कि नहीं, आप वहां पर टेररिस्टों के खिलाफ बॉम्बिंग आप नहीं करेंगे, और कोई एक देश उसको आर्म सप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये तो ऐसी ही स्थिति है ना कि आप एक ढंग से आप डील का पार्ट ये भी है ना कि ईरान अब प्रॉक्सीज का इस्तेमाल नहीं करेगा, और वो तो कह रहे हैं हम हिजबुल्ला से भी बात करेंगे। मैं तो कह रहा हूं हिजबुल्ला से तो आपने बात किया, लेकिन हिजबुल्ला क्या मानने के लिए, इसका यदि आपने कह दिया कि हम हिजबुल्ला से बात करते हैं, हिजबुल्ला किसके लिए लड़ रहा है? अच्छा, इतना और ईरान किसके लिए लड़ रहा है? नहीं, एक इजराइल और हिजबुल्ला की वजह से क्या ये डील और ये शांति खटाई में पड़ सकती है? देखिए, मुझे इतना नहीं मालूम है कि ये, मुझे ऐसा तो नहीं लगता है कि ये डील खटाई में पड़ सकती है, लेकिन इतना मैं जानता हूं कि अब ये डील एक तरफ होगा और दूसरी तरफ जो कॉम्प्रहेंसिव डील की बात ईरान कर रहा है वो इसमें शामिल नहीं हुआ। वो अपने तरीके से इजराइल मारते रहेगा, और वो उनकी निराशा उनकी बातों में दिख रही है नेतन्याहू की। आप अगला सुनिए साहब, एक मजेदार किस्सा। हाँ सर। हाँ,
ये निराशा आप लोगों को क्यों दिख रही है? बहुत मतलब प्लेन वनीला एनालिसिस नहीं है कि नेतन्याहू नाराज हो गए और फिर वो उन्होंने ये कह दिया? बताइए। अरे भाई, उनके यहाँ है इलेक्शन, अगर वो मान लें कि इस डील में वो भी शामिल हैं तो क्या मिला, उनको ये सवाल पूछे जाएंगे। अगर वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका की डील है, हम तो खड़े हैं, तो अपने लोगों को, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि नेतन्याहू अपनी इलेक्शन जो कैंपेन है उसको कर रहे हैं। नहीं, इससे डील पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। नहीं, ये बहुत क्लैरिटी है। हर्षवर्धन जी, अगर ये पड़ रहा होता, हर्षवर्धन जी बुलाएंगे, लेकिन पिछले 2 दिनों से लेबनान, 2 दिनों से क्यों, 1 हफ्ते से लेबनान पर कोई ऐसा हमला हुआ है क्या? कहीं नहीं हुआ। अरे एक क्या खबर बात करते हैं, 3 दिन पहले ही बॉम्बिंग हुआ, हमले छोड़ के कोई हमला नहीं हुआ। 1 2 नहीं, 50 बॉम्बिंग इन ए डे। सर, उसके बीच में तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज में भी एक दूसरे पर हमला कर दिया। 50 बॉम्ब एक साथ गिराए गए हैं, एक दिन में गिराया है लेबनान। ये कैंपेन है नेतन्याहू का, ये बयानबाजियां, तो भी पीछे तो भी दबाव तो है ना। पीछे तो नहीं, भाई दबाव तो है कि तुम ये समझौता मत मानो। आगे सुनाइए सर, आगे सर। आपने कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। इतना तक तो ठीक था, अब अब्दुल्ला कहे कि मैं ही दूल्हा, ये भी हो गया पाकिस्तान के साथ। बाकायदा पार्लियामेंट का सेशन बुला के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ नीले रंग का कोट टाई लगा के आए और फिर उन्होंने ग्रैंड स्पीच दी और कि हमें बहुत इज्जत बख्शी है ऊपर वाले ने और हमने ऐसा कर दिया और हमने वैसा कर दिया। और फिर उन्होंने कहा कि जो 19 शुक्रवार को जो डील साइनिंग होगी उसमें ईरान की तरफ से कालीपाफ होंगे, इधर से जेडी वैंस होंगे। ट्रंप ने कहा शायद मैं भी जाऊं। उन्होंने कहा उसके मेजबान हम होंगे। स्विट्जरलैंड में होगी डील, लेकिन मेजबान हम होंगे, ये दावा कर रहे हैं शहबाज शरीफ। मैंने खर्चा वर्चा सब यही करेंगे, होटल का बिल पे अच्छा है, खर्चा ठीक कह रहे हैं, वो स्विट्जरलैंड वाले करेंगे, जिनेवा वाले करेंगे, हम इनका खर्चा भी बचा। लेकिन बाकी रही सही जो कसर थी वो उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने निकाल दी। उन्होंने कहा कि अब पाकिस्तान की हमको जरूरत नहीं पड़ रही है, हम सीधे ईरान से बात कर रहे हैं। देयर इज नो मीडिएटर नाउ। एक तो ये पहले मीडिएटर जैसे भी नहीं थे, ये मैसेंजर थे, और अब वो कह रहे हैं उसकी भी जरूरत नहीं है हमको, हम किसी के मैसेज रिले करने से हम बात नहीं करते, हम सीधे बात करते हैं ईरान से। ये तो अच्छी बात है कि इनको अब डायरेक्ट मतलब पता चलता होगा कि वो क्या सोच रहे हैं, कोई कंफ्यूजन का जो है उसको ना रह जाए। रह गई पाकिस्तान की बात, अब वो ग्रैंड स्टैंडिंग करना चाहता है, उसको लग रहा है कि मुझे एक मौका मिला है थोड़ा चमकने का, तो ठीक है, उसमें भी क्या बुराई का, उनको मतलब जो उसके हिस्से आया। मतलब अब ये तो अब कांग्रेस पार्टी को ही बुरा लग रहा है भारत में कि पाकिस्तान क्यों चमक रहा है इतना, बाकी तो मैंने किसी और को हालत परेशान नहीं देखा। समीर, अब पाकिस्तान शुरुआत में इन्वॉल्व रहा था, उसको मौका मिला था इस्लामाबाद टॉक करने का, तो उसको लग रहा है कि जब भाई एक बार बैठक मैंने आयोजित कर दी है और मुझे थोड़ा महत्व जिस तरीके से ट्रंप साहब ने दिया, जिस तरीके से कहा शहबाज शरीफ को लेकर, जिस तरीके से आसिम मुनीर को लेकर उन्होंने तारीफ की थी, तो पाकिस्तान को लग रहा है कि ये मौका है कि भाई भले ही हमारा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है लेकिन इसका क्रेडिट हम लेने की कोशिश करें, और उसकी कोशिश उन्होंने पूरी तरीके से की है। और मुझे लग रहा है अभी उनको लग रहा होगा कि भाई जब इन्वॉल्व तो वो रहा है सर, ऐसा नहीं, और शायद इसको इस्लामाबाद एग्रीमेंट भी कहा जा रहा है। बेसिकली वो एक कमीशन खोर कंट्री के रूप में इन्वॉल्व रहा, और अब वो कहेगा, और ईरान ने तो मुझे लगता है ये भी कहा होगा कि भाई जब 28 लाख करोड़ देने की बात आएगी तो पाकिस्तान को मत बताना, वरना वो अपना कमीशन मांगना शुरू कर देगा कि डील हमने कराई है, हमारा कमीशन देना शुरू कर दो। तो पाकिस्तानी की बहुत ज़्यादा हैसियत है, और जेडीएस का जो बयान आया है बता रहा है कि डायरेक्ट ईरान से बातचीत होगी, पाकिस्तान की कोई भूमिका नहीं है। और मुझे लगता है कि उनको ये लग रहा होगा कि जब पाकिस्तान को इन्वॉल्व किया गया था ईरान से बातचीत में, तो कई चीजें पाकिस्तान ने अपने हिसाब से बताई होगी, कई गलत खबरें दी होगी, झूठी खबर दी होगी, तो उन्हें लग रहा होगा कि भाई पाकिस्तान बहुत भरोसेमंद वार्ताकार रही है जिसके बीच में मीडिएटर को रखे, दूत को रखे, और इसलिए उन्होंने सीधे बातचीत करने का तय किया है। आप खबर यही आई थी बीच में कि ईरानियों को भरोसा नहीं था पाकिस्तान, बिल्कुल, उनको लगता था कि केवल इधर से कुछ बताइए उधर, क्योंकि इसका तो डर ये था कि अगर झगड़ा चला तो हम पिटेंगे। भाई पाकिस्तान का डर समझिए ना, उसका डर तो ये था कि झगड़ा अगर चला तो क्या होगा, हम क्या ईरान से लड़ेंगे, क्या सऊदी हमारे ऊपर दबाव डालेगा, क्या अमेरिका डालेगा, तो उसको तो कुछ भी करके अच्छा भाई थोड़ा इसको बताया, थोड़ा उसको हमारे यहाँ कुछ लोगों का एसिडिटी हो रही है इस बात पे कि पाकिस्तान को क्यों मिल रहा है। नहीं, हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उसको कुछ मिल रहा है तो देने दीजिए, भिखमंगा मुल्क है, थोड़ा मिल रहा है तो देने दीजिए ना, ऐसा क्या है, उसको मिल जाए तो अच्छा है, इसमें क्या बुराई है। और हो सकता है कई बार कुछ चीजें, मतलब इसको यूं भी देखना चाहिए कि टाइम फ्रेम कई बार दूसरी तरह से बदलता है चीजों को। हो सकता है कि इस वक्त जिस तरह की स्थितियां हैं, आप जरा सोचिए, सिर्फ चाइना के एक जो भी कह लीजिए उसके तौर पर काम करने वाला, अब वो अमेरिका के साथ ऐसे काम कर रहा है, तो हो सकता है कि जो जिसको हम जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस कह रहे हैं वो भी इसके बाद कुछ बदले। कुछ चीजें तो बहुत सी चल रही होती है ना, तो हो सकता है कि वो भी बदलती हुई दिखे। इनिशियल लेवल पर वो रहे थे शुरुआती दौर में बातचीत में, लेकिन जब कतर आ गया, क्योंकि कतर सबसे विश्वसनीय नेगोशिएटर के तौर पर देखा जाता है, तो वो पाकिस्तान की भूमिका कम हो गई। शुरुआत में वो रहे हैं, ये वैसे ये शुरुआत में भाभी जी को चिट्ठी दे आना,
और फिर भाभी जी से सीधे बात फिर होगी। भाभी जी से सीधे बात होती है। सर एक बार जरा ईरानी एंगल भी आपको बता देना, तो अब तभी तो खबर कंप्लीट होगी। अमेरिका क्या सोच रहा है, इजराइल क्या सोच रहा है, वो मैंने आपको बताया। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई का स्टेटमेंट बताता हूं आपको। यूरेनियम को लेकर के उन्होंने कहा कि ये लोग पहले भी कहते थे हम आएंगे और ले जाएंगे, कोशिश करके देख ली है, तो आइंदा ना करना। उन्होंने कहा मैं याद दिलाना चाहता हूं कि एक बार अंदर आने का प्रयास किया था, उसका नतीजा तुमने देख लिया है। अब अगर गुस्ताखी करोगे तो अंजाम जो है वो बहुत बुरा होगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगेगा कि नहीं लगेगा, इस पर उनका कहना यह है कि उसको आप टोल ना कहिए, कुछ भी कहिए, भाई वहां से हम ऑपरेट करते हैं, हम वहां बैठे हैं, एनवायरमेंटल टैक्स कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, तो कुछ तो उसका खर्चा तो लगेगा। ट्रंप इस बात पर अलग बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि यहां से हम किसी को कोई वसूली नहीं करने देंगे। लेबनान के बारे में उनका यह कहना था इस्माइल बगई का कि इस एमओयू के अंदर 3 बार लेबनान का जिक्र है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मतलब ईरान के लिए एक रेड लाइन है लेबनान, और वही रेड लाइन नेतन्याहू की भी है। अब यही प्रॉब्लम है इस बात।